नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीओके को वापस लेने की बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा कि पीओके हमारा है, हमारा रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। उधर पीओके में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और हम पीओके को वापस लेकर आएंगे। देश में आज पांचवें चरण के लिए वोटिंग चल रही है। अमूमन वोटिंग ज्यादातर जगह खत्म भी हो चुकी है, चंद मिनटों का ही वक्त बाकी है वोटिंग खत्म होने में। कश्मीर की बारामूला सीट पर भी आज वोटिंग हुई। 5 बजे तक का जो आंकड़ा था 54% वोटिंग दर्ज की गई है। और जहां बताया कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कश्मीर के कई हिस्सों में वोटिंग हुई। बारामूला में भी आज बम्पर वोटिंग देखी गई। बारामूला सीट पर दोपहर 3 बजे तक करीब 45% आंकड़ा था और 5 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 54% हुआ। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, माना ही जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज और बेहतर तस्वीर दिखाएगा कश्मीर की। इसी तरह चौथे चरण में श्रीनगर सीट पर भी वोटिंग 38% से ज्यादा हुई थी। साफ है कि कश्मीर के लोग बिना किसी तरह या बहकावे में आए बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बम्पर वोटिंग से बौखलाए आतंकियों ने शनिवार को 2 जगहों पर हमले किए, लोगों को डराने की कोशिश की। लेकिन बारामूला की ये वोटिंग, बारामूला के लोगों ने साफ किया कि अब कश्मीर के लोग आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर के लोग अब विकास के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ बने हुए हैं। पूरे देश के साथ साथ कश्मीर के लोगों का भी मैंडेट साफ है कि पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए। ऐसे में भारत 24 के सवाल, दहाड़ के सवाल, क्या बारामूला का इशारा है पीओके हमारा है? देश का एक एक वोट क्या पाकिस्तान पर चोट करेगा? कश्मीर में बम्पर वोटिंग से क्या पीओके की वापसी का रास्ता साफ हो रहा है? और सबसे अहम सवाल जो बीजेपी वादा कर रही है, बीजेपी के तमाम नेता दोहरा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार पीएम बने तो पीओके की भी घर वापसी होगी। कश्मीरियों ने बैलेट के जरिए क्या बुलेट को जवाब देकर लोकतंत्र के साथ को अपने साथ और मजबूत किया है? ये तमाम सवाल हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। लेकिन उससे पहले पीओके को लेकर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्युपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरो एटम बम से। मैं आज मछली शहर से बताकर जाता हूं, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। आज अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। और बहनों भाइयों, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अर्शप्रीत खदियाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद रफीक राथर साहब, प्रवक्ता पीडीपी के। वकार भट्टी साहब, राजनीतिक विश्लेषक। विपिन शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार। और मुफ्ती शमून कासमी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। विपिन सर, पहला सवाल आज आपसे ही, क्या 370 जैसे नामुमकिन मुद्दे को हल करने के बाद अगर बीजेपी के नेता ये वादा कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है? देखिए, ये लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि निस्संदेह इच्छा शक्ति दिखाई थी मोदी सरकार ने। क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान से, वो महज बोला करते थे कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। और यही अगर हम हिंदुस्तान की बात करें कि यहां पर प्रधानमंत्री ने डे 1 से बिल्कुल ये साफ कर दिया था रुख अपनी पार्टी का भी, सरकार का भी, कि हम लोग यहां पर पीओके को लेके रहेंगे और हम लोग एक नया कश्मीर बनाएंगे। और उसकी बुनियाद रखी गई, उसकी नींव रखी गई जब 370-35 से धारा हटाई गई, एक नई सुबह का आगाज हुआ। इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ था? कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, वहां का युवा गुमराह हो चुका था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संदेश दिया है
यहां पर देश की तरफ से और सरकार के नुमाइंदों ने अगर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, हम लोग पीओके को वापस लेके जाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब हम अक्सई चीन की बात करेंगे। तो यहां पर ये जो चुनौतियां बेशुमार हैं, दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। LAC LOC पर जो चुनौती बनी है, हमने दुश्मन को बिल्कुल साफ जता दिया है कि हम उनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। ये नया हिंदुस्तान है। एक तरफ हम देख रहे हैं लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीर। आज बारामूला में वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हुई। जिस तरह से बाकी प्रदेशों के आंकड़े हैं, बाकी सीटों के आंकड़े हैं, उसी तरह का वोटिंग पैटर्न जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। दूसरी तरफ हम पीओके की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हंगामे की तस्वीर है, किस तरह वहां प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह वहां सेना कुचल रही है इन प्रदर्शनों को। क्या ये मजबूती भी दिखाती है, भारत के लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर है? कोई शक शुबा नहीं है इसके बारे में कि यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट बढ़िया हुआ है और एक बहुत अच्छी नजीर पेश हुई है। पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि जो उदासीनता देखने को मिल रही थी पहले कुछ चरणों में, तो यहाँ पर जनता को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर यह हाल है कि आप धरती का जो स्वर्ग कहलाता है और जो हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, तो वहां पर अगर लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो यहां पर सबको अपना दायित्व निभाना है, क्योंकि अपने हक के लिए तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं। तो यहां पर एक स्वर्णिम मौका है कि 5 वर्षों में एक बार आपको मौका मिलता है, जनता को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में जाना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश ना केवल देश में जाएगा, यहां पर हमारे दुश्मन ये बाकी जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि निस्संदेह एक नई सुबह का आगाज हुआ है। रफीक राठर साहब, इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आप कैसे देख रहे हैं? चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज इस बार पीओके का नारा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि 6 महीने में ही अगर हमारी सरकार फिर से बनी तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। राठर साहब, जम्मू कश्मीर में इंतखाब से, और आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि बारामूला में चूंकि मेरा हल्का इंतखाब है, वहां पर आज इलेक्शन से, तो आप मुझे चाइना कहां ले जा रहे हैं, पाकिस्तान, पीओके, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी दुनिया मुझे घुमा रहे हैं आप। सर मैंने तो 2 तस्वीरें आपको दिखाई, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे। बारामूला में अच्छी वोटिंग की तस्वीर आपको भी सुखद एहसास दिला रही होगी। आपको पूछना यह चाहे था कि बारामूला में इंतखाब हुए, वहां पर पोलिंग अच्छी हुई है, ये क्यों हुई, तो इस पर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन बारामूला के अपने हक की बात कर रहे हैं, हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। ना मैं जवाब दे पाऊंगा और ना मेरे पास। ठीक है, बोलिए। आपने जब बात की तो मैंने बीच में नहीं ठीक है, बोलिए। रफीक साहब बोलिए आप। रफीक साहब बोलिए। बारामूला पर आपको बात करनी है तो मैं बारामूला पर ही बात कर रहे हैं। बारामूला भी हमारा ही है, पीओके भी हमारा है, इसमें दिक्कत कहाँ है? पीओके ना लाए ना बारामूला की। हाँ, जहां तक बारामूला का ताल्लुक है तो हम बड़े खुश हैं कि आज लोग निकले, छोटे नौजवान निकले, और इसके लिए हमारी पार्टी ने और बाकी जो यहाँ पर सियासी पार्टियां सबों ने मिलकर काम किया है। हम चाहते थे कि 30 साल से जो सुकूत तारी था यहाँ पर, जो खामोशी थी, और जिस तरह से लोग इस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे दूर थे, हम चाहते थे कि लोग आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो हमें बड़ी खुशी है। जीत हार तो हमने कभी इशू बनाया नहीं था। हमने, अगर आपने मोहब्बत जी को सुना होगा, वहीद साहब को सुना होगा, मीर फयाज जो हमारे कैंडिडेट 3 थे उनके, और अब कभी जब भी जब मुझे मौका मिला बात कर, मैंने हमेशा कहा कि नौजवानों को बाहर आना चाहिए। जो लोग बाइकाट करते थे आज तक, उनको बाहर आकर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अच्छी बात है आज वो लोग आए हैं। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मैं रफीक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इतने वर्षों से ये बात हम सुनते आए हैं, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो वहां पर असल मायने में किसका उद्धार हुआ इतने वर्षों से आजादी के बाद? क्या आप इसमें थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे? बिल्कुल, इसमें यहाँ के लोगों का योगदान है। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं। उद्धार की मैं बात कर रहा हूँ, उद्धार किसका हुआ? सुनिए। जब सवाल पूछा तो जवाब चाहिए आपको। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग यहाँ पर यकीन रखते थे। 30 साल से यहाँ पर एक सुकूत तारी था, मैं मानता हूँ। लेकिन आज अगर आप इसको एब्रोगेशन 370 के एब्रोगेशन से जोड़ेंगे, फिर बाकी चीजों से जोड़ेंगे, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोग के साथ इंसाफ नहीं होगा। लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ शुरू हो। असेंबली के इंतखाब 10 साल से यहाँ पर नहीं हुए हैं। पार्लियामेंट के इंतखाब आज हुए, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपने नुमाइंदे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात की सारी सोसाइटी एट लार्ज इसमें हिस्सा ले रही है, तो हमारे लिए खुशाइंदा बात है। चलिए ठीक है। विजय शर्मा जी, अगर इतना बड़ा वादा है तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा, और कैसे होगा? देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारत में, विजय जी एक बार शायद अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट कर लिया खुद को, एक बार चेक करिए प्लीज। नहीं, मेरा अनम्यूट है। हाँ, अब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी।
मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये बीजेपी का संकल्प है। आपने देखा होगा किस तरह से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जेल में शहीद हो गए। वो जब परमिट लगता था कश्मीर जाने के लिए, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था, किस तरह से उन्होंने एक मार्च निकाला था। तो हमारा तो शुरू से संकल्प रहा है। और रही बात 370 और 35A की, तो ये हमारा तो शुरू से ही एक मतलब हमारे तो खून में रग रग में था कि एक देश, सशक्त देश, और कोई भी किसी तरह का भी कानून संसद में बनता है तो वो देश के कोई भी कोना हो उसमें पहुंचना चाहिए। आज देखिए मेरे जो भंगी भाई हैं उनको पूरा वो मिलता है, अपना आरक्षण मिलता है वहां पे। पहले आरक्षण नहीं मिलता था। यहाँ बाबा साहब का बना हुआ संविधान वहां लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आपने देखा होगा किस तरह से अमन, लेकिन विजय जी, ये एक संवैधानिक इशू था या हमारा आंतरिक इशू था? हालांकि पीओके भी हमारा हिस्सा है, लेकिन वहां पर फिर मिलिट्री पावर की जरूरत भी पड़ेगी। दोनों में थोड़ा फासला है, 370 में और पीओके में, लगता नहीं आपको? देखिए मैं वहीं आ रहा था, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। बोलिए। किस तरह से आपने देखा 370 और 35 से हटी, कोई एक पत्थरबाजी नहीं, कोई गोलीबारी नहीं। पाकिस्तान को छोड़ दें तो लगभग 56 देशों से कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो ये मोदी जी का विजन है और ये हमारा संकल्प, और कितने अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से और लोगों की इच्छा के अनुरूप, देश की इच्छा के अनुरूप हमने काम किया। इसी तरह से पीओके भी, जैसे पीओके के लोग वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आजादी की, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे किस तरह से उन पर जुर्म ढाए जा रहे हैं, किस तरह से फौजी उनकी जमीन छीन रहे हैं, वहां पे मुरब्बा बोलते हैं, जो वहां फार्म हाउस काटे जा रहे हैं, उनकी जमीन है, उनकी माता बहनों की अस्मत लूटी जा रही है। तो आप देखिए आज का दिन याद रख लीजिए, बहुत जल्द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इसमें कोई किसी तरह का किसी को भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है, कोई इफ एंड बट सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग था, है, रहेगा। और हमारा जो संसद है उससे प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, वो भी सर्वसम्मति से। तो उसको मानने के लिए सब बाध्य हैं। ठीक है। मुफ्ती शमून कासमी जी, क्या ये राजनीतिक बयानबाजी तक इसे सीमित रखें या विजन की तरह देखें? नहीं, मैं आज सबसे पहले कश्मीर के नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 1987 में जो उन्होंने गलती की थी कि जो नहीं मिला हमें संदूक से वो लेंगे हम बंदूक से। आज 2016 में हम सिविल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे, जब बुरहान वानी का वहां मर्डर हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, तो हमने वहां जाके देखा कि मुस्लिम यूथ को उन्होंने मुख्य धारा से काटा था, इन 3 परिवारों ने। और आज उन 3 परिवारों से निकल करके मुस्लिम यूथ अपने अधिकार को पहचान रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है और उनके अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशीलता है कि उन्होंने कश्मीर को भी अपना कहा और कश्मीरियत को भी अपना कहा। और आज जैसे बारामूला के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है, जहां 7% पे जाकर के ये लोग पार्लियामेंट के अंदर आ जाते थे, आज वहां के यूथ ने ये बता दिया कि वो मेन स्ट्रीम में आकर के अपने कश्मीर को ऊपर लेकर के जाएगा। और जहां तक पाक कश्मीर का जो सवाल है, वो तो हमारा ही हिस्सा है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मानव मूल्यों का हनन हो रहा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत जिस तरह से मानव मूल्यों के लिए पूरे विश्व के अंदर पहचाना जा रहा है, आज मैं कह सकता हूं कि जिन मासूमों के हाथों में इन लोगों ने पत्थर दिए थे, ठीक है, 3 परिवारों ने आज उन्होंने पत्थर फेंक करके मुख्य धारा में जुड़े हैं। और मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य से, मैं अपने वहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ा करके हम मदरसों को भी, चलिए ठीक है, जिस दिन जुड़ जाएंगे तो कश्मीर अर्श जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इसको लेकर, जो बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टाइम से जम्मू एंड कश्मीर को इग्नोर किया है, जम्मू एंड कश्मीर को भुला दिया भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, उदाहरण के तौर पे मोदी साहब आफ्टर 370 वाज एब्रोगेटेड, उसको खत्म किया गया था और 2024 में 5 साल के बाद मोदी साहब पहली दफा जम्मू कश्मीर गए 370 हटने के बाद। ऐसा क्यों साहब? दूसरी बात, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं वहां पे फील्ड किए, क्यों नहीं आपने कैंडिडेट खड़े किए इलेक्शन में?
कश्मीर में इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को इंडिया का, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझती? तीसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी को, आपने जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के इश्यूज को तो इग्नोर किया ही किया। आपने स्टेटहुड रिस्टोर करना ठीक नहीं समझा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। आपने असेंबली इलेक्शन कराना ठीक नहीं समझा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। और असेंबली इलेक्शन हुए कितना वक्त हो गया साहब, वहां पे लोग कह रहे हैं कोई सरकार नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, हम जाएं किसके पास अपनी समस्या लेके, अपने ग्रीवेंस लेके। और भारतीय जनता पार्टी का जो हाल 2019 में हुआ था कश्मीर में एक भी सीट नहीं थी 2019 में। इन्हें पता था कि कश्मीर इनकी जमानत जब्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी इग्नोरेंट है कश्मीर को लेकर के, इस वजह से अपना कैंडिडेट तक फील्ड करना बीजेपी ने ठीक नहीं समझा। ये बीजेपी के दोहरे मापदंड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो साहब और क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा कि आपने कहा था वहां पे विकास होगा, वहां पे आप खुद ही नहीं जा रहे हैं। आपने कहा था हेल्थ केयर होगा, कभी इलाज करवाया जम्मू कश्मीर में से किसी आपके लीडर ने? आपने कहा था एजुकेशन होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या बीजेपी का कोई लीडर का बेटा जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? तो साहब कहनी और कथनी में जो फर्क है ना भारतीय जनता पार्टी का, इसका जवाब कश्मीर देता है। इस वजह से डरते वहां पे अपना कैंडिडेट ही नहीं फील करना भारतीय जनता। ठीक है विजय जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं वकार भट्टी के साथ के पास जाऊंगा, इंतजार कर रहा हूँ। हाँ देखिए मैं अस्प्रीत जी से आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे अगर इतनी अच्छी तस्वीर है? फिर जी देखिए, ये रणनीतिक बातें होती हैं, ये टीवी चैनल पे बैठ के नहीं डिस्क्लोज की जाती है। आप मुझे बताइए, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वहीं पे श्रीनगर में एक रैली की थी जिसमें लाखों युवा, नारी, बूढ़े, बुजुर्ग सबने वहां पार्टिसिपेट किया था। क्या ये गलत बात है? और हमारे होम मिनिस्टर वहां कितनी बार विजिट कर चुके हैं? आप मुझे बताइए वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल था आपके राज्य में, और अब कानून व्यवस्था का क्या हाल है? वहां पे हमारे फौजियों का सर काट के ले जाते थे और उनसे वो फुटबॉल की रूप में खेलते थे उनके जो सरों से। क्या आपको शर्म नहीं आती? वो सीन देखते थे वीडियो के ऊपर, हमारा खून खौलता था, हमारे फौजियों के हाथ बांध रखे थे आपने। और ये जो कश्मीर समस्या है, ये किसकी देन है? कौन यूएनओ में ले गया था? नेहरू जी ले गए थे। ये आप इस बात को झुटला सकते हो क्या? क्या 1948 में ये बात सही है क्या? कबालियों ने हमारा कश्मीर का हिस्सा कब्जा लिया था, हमारी माता बहनों की अस्मत लूटी थी। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? ठीक है विजय जी, आपकी समस्या जो है, अगर इतनी अच्छी तस्वीर थी तो कैंडिडेट फील करने चाहिए था ना आपको, नहीं किया आपने? बिल्कुल। देखिए मैंने आपको पहले बताया आयुष जी, ये रणनीति होती है। हमने वहां रैली की, हमने 3 उम्मीदवार जम्मू में उतारे हैं। हमारे वहां कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ पार्टी, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो कितने उतारे हैं? का प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, इन्होंने एक अधिकार समझ रखा है। इन्होंने गड्ढे में डालने का काम किया कांग्रेस के साथ मिलके। पत्थरबाजी होती थी और अनअकाउंटेड पैसा जाता था वहां पे, और ये डकार जाते थे क्योंकि वहां आतंकवाद के नाम पे देते थे। और कैसे मासूमों की हत्या होती थी, किस तरह से वहां सरकारी जमीनों पे कब्जे होते थे। वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन छुटाई गई है। आप सुन लीजिए ध्यान से। और उसके बाद आप देखिए कैसे फौजी रिलैक्स रहते हैं वहां पे, कैसे हमारे जो कैंप थे उन पे अटैक होने बंद हो गए हैं, कैसे हमने पाकिस्तान के अंदर जाके ठोका है, कैसे बालाकोट किया है हमने, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने। चलिए कुछ अर्श जी पूछ रहे हैं कितने कैंडिडेट फील किया आपने? करने का काम करते हो। बहुत छोटा सा रिएक्शन, कितने कैंडिडेट फील किया आपने जम्मू में? अरे हमारे जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख इसको मिला के 6 सीटें हैं, उसमें से तीन हमने। ठीक है वकार भट्टी साहब, 370 को लेकर भी तो यही कहा जाता था कि 370 नहीं हट सकता, हटेगा तो कंधा देने वाले नहीं बचेंगे, तिरंगा उठाने वाले नहीं बचेंगे। भट्टी साहब बता रहे जम्मू में 3 सीटें नहीं है, कहाँ की बात कर रहे हैं? भट्टी साहब पता ही नहीं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ। वकार भट्टी साहब चुप कराइए। ठीक है अर्श जी एक बार सुन लेते हैं। भट्टी साहब ने इंतजार किया थोड़ा। हाँ पहली बात, एक हमारे चाचा थे आपकी टीवी स्क्रीन पे, उन्होंने कश्मीर पे बड़ा लेक्चर दिया और खासकर बारामूला सीट के ऊपर। उन्होंने बोला जी बारामूला सीट के ऊपर पिछली बार 7% वोटिंग हुई थी, मैं उनको दुरुस्त करता हूँ, पिछली बार 40% वोटिंग हुई थी और इस बार 55% वोटिंग 5 बजे तक। और हाँ 55%, और बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल
मैं भी ये मानता हूँ, या रफीक साहब है, हम हर एक जम्मू कश्मीर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, सब ये चाहते हैं कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए वोटिंग में, और अपना नुमाइंदा जो है पार्लियामेंट में चुनकर एक अच्छा नुमाइंदे को वहां भेजना चाहिए। जहां तक बारामूला सीट की है, जहां तक मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उसमें 2-3 चीजें वहां अफेक्ट है। जैसे वहां खुद उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। सजाद गनी लोन साहब जो पीसी के चेयरमैन है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी से भी चुनाव लड़ा है, पीडीपी के कैंडिडेट है वो फयाज साहब, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ में एक जेल में है, तिहाड़ जेल में जनाब इंजीनियर रशीद साहब, उनके जेल से भी चुनाव लड़ने से जो बाईकाट वोटर है वो भी बाहर काफी निकला है चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस चीज को हमें मानना चाहिए और इन चीजों के ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए कि अगर एक बंदा जेल में बैठकर उसके लिए नौजवान बाहर आता है और सैकड़ों और हजारों की नौजवान बाहर आकर उसको सपोर्ट करता है, तो उसका मतलब है कि वो इंजीनियर से जो जेल में बैठा हुआ है उसको भी रिहा कर देना चाहिए। और बाकी जो जेलों के अंदर बंद है, ये कौन सा लॉजिक हुआ भट्टी साहब, नौजवान उनको भी जेलों के अंदर किसी को वोट पड़ रहा है तो रिहा कर दिया जाए? ये कहां से लोग हैं सर? सियासी लोग हैं सारे, ये चाहे इंजीनियर शीट है, चाहे उन पर कोई आरोप होगा तभी तो जेल में है वो, और ये कोर्ट तय करेगी। सर वोटिंग से जस्टिस का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट। सुनिए ना सर, सुनिए, ऐसा होता तो 25% आपराधिक मामलों के लोग संसद में थोड़ी बैठते। सर आप सुन तो लीजिए, कश्मीर के अंदर हर एक आरोपी है आपके लिए, है ना? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आरोपी है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। जो कायदा देश के लोगों पर लागू होता है, जो कायदा देश के लोगों पर लागू होता है कि जस्टिस उनको कोर्ट से मिलता है, वही कायदा कश्मीरियों पर भी लागू होता है। हम सब हिंदुस्तानी, हमारे लिए एक ही संविधान है। जी हाँ जी। जहां तक जनाब मैंने पार्लियामेंट के अंदर ना होम मिनिस्टर साहब को सुना था 370 खत्म करते हुए, और उन्होंने उस टाइम कहा था कि कश्मीर को 2 परिवारों ने खत्म किया, एक है मुफ्ती परिवार और एक है अब्दुल्ला परिवार। तो मुझे एक बात बताइए, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार तो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवान आम जो कश्मीरी बंद हैं, जो इसका जवाब आप विजय शर्मा जी से लीजिएगा, जो गृहमंत्री ने कहा था। लेकिन ये कहना कि कोई जेल में बंद है और उसके लिए वोट पड़ रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं इसलिए उसे जेल से छोड़ दिया जाए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक की कमी दिखती है। मैं कह रहा हूं नहीं, खाली नहीं कि उसके लिए पड़ा, मैं कह रहा हूं सजाद साहब को भी पड़ा, पीडीपी को भी पड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा, और ये तो 4 जून को पता चलेगा किसके लिए पड़ा। लेकिन इस लॉजिक से किसी को छोड़ थोड़ी देंगे हम जेल से। मैं कह रहा हूँ सबको छोड़िए जनाब, हम तो चाहते हैं मैं नंगे पांव चल रहा हूं। हम कैसे छोड़ देंगे सर? हम थोड़ी छोड़ेंगे सबको जेलों से, कोर्ट से छूटेंगे। बात अगर आपकी अनुमति हो वकार साहब, गुजारिश कर रहे हैं वकार साहब, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विचार रखना चाहूंगा, और बड़ी जरूरी बात है। देखिए, मैं फौजी परिवार से आता हूं, एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी का पोता हूं, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि फौज से एक नाता है। और बड़ी जिम्मेदारी से एक मैं बात बोलूंगा, यहां पर शह देने वाले अलग होते हैं, निश्चित बात है। कुछ हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि जो जेल में बंद है, और खास तौर पे जो युवा जो गुमराह हो गए थे, और जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इंस्टिगेटर्स हैं, वो तो आराम से बैठे मौज कर रहे हैं, लेकिन उनको तो बर्बाद कर दिया, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ये चिंता का विषय है। तो यहां पर यह सोचना चाहिए कि इतने वर्षों से सवाल फिर घूम फिर के उठता है वही, कि इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर सही मायने में किसका उद्धार हुआ वहां पर? तो क्या यहां पर सोच उस दिशा में जानी नहीं चाहिए थी कि यहां पर कम से कम जो मुद्दा राष्ट्र हित से जुड़ा है वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पर सारे मतभेद बुलाकर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श। और यहां पर सोचिए उन फौजी भाइयों पे कि क्या बीती होगी, या उनके परिवारजनों पर जो विपरीत परिस्थितियों में एलएसी एलओसी पर वहां पर तैनात है। ठीक है वकार भट्टी साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन बोलिए। जी, मैंने आपको यही बोला है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से, सरकार से और ओपोजिशन जो इस आने वाली बनने वाली है, मैं उन तमाम लोगों से मुस्लिम कश्मीरी जो जेलों के अंदर बंद हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हर एक स्टेट के अंदर जो जेलों के अंदर बंद हैं, जो 370 से पहले भी हैं और 370 के बाद भी जो बंद किए गए हैं, हम उनकी रिहाई चाहते हैं। हम एक आम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अगर एक नौजवान ने फेसबुक पर लिख दिया, आपने उसको 4 साल से जेल में रखा हुआ है, और वो जो स्कैम करके फारूक अब्दुल्ला ने करोड़ों रुपया लूट लिया, वो खुलेआम अगर सीएम बनने और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सोच रहा है, तो उससे लगता है कि आप कुछ और कहते कुछ और करते कुछ और। सवाल थोड़ा सा जायज है विपिन सर। कुछ, हाँ, मैं उस पर एक बात बोलना चाहूंगा। कुछ समय पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उसकी शुरुआत हुई थी, तो यहां पर देखिए ये भी बात तय है कि यहां पर जिनकी भी सरकारें रही हो पहले, जो भी पहले वजीर आजम हिंदुस्तान के रहे हो, प्रधानमंत्री, सबने अपने प्रयास करें। ये बोलना कि यहां पर पहले वो लोग
मूर्खदर्शक बने रहते थे, तो ये भी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। लेकिन बहुत कुछ करना था जो हुआ नहीं, तो यहां पर आप देर आए दुरुस्त आए, यहां पर सोच भी जानी चाहिए उस दिशा में और सबका प्रयास होना चाहिए। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बोले कि हम, क्योंकि अगर हम यहां पर सही मायने में राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो हमें यहां पर समझना चाहिए कि प्राथमिकता किस मुद्दे को देनी है। चलिए राठौर साहब, सवाल वही कि अगर 370 हट सकता है तो क्या पीओके पर भी वापस से हमारा हक हो सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि पीओके जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, लेकिन पहले आप अपने जम्मू कश्मीर को संभाल के रखिए। जिस तरह की आपने जातियां हमारे साथ की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है, पोस्ट एब्रोगेटिव 370, आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में 370 सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट फीचर करा दिया। आज की सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया। जम्मू कश्मीर के लोगों से एक कमिटमेंट है, पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिए, ये कोई पाकिस्तान है पीओके के नहीं लाए। अगर आप अपने लोगों को पहले इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? वोटिंग जो है, आपने खुद कहा कि बेहतर अच्छी तस्वीर दिखी है लोकतंत्र की। देखिए तो अगर लोग साथ हैं सिस्टम के तभी तो वोटिंग दिख रही है। आज की परसेंटेज जो है, जो कुछ यहाँ पर पोस्ट एब्रोगेशन हुआ है, आज ने लोगों ने एक्सप्रेस किया उसके खिलाफ। ये जो परसेंटेज बढ़ा है, ये वही लोग हैं जिनमें काफी गुस्सा है, जो एब्रोगेशन के हवाले से 370 और 35A के एब्रोगेशन के हवाले से जो गुस्सा है लोगों में, डेमोक्रेटिकली उन्होंने आज एक्सप्रेस किया, इसीलिए आज तादाद बढ़ी है। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो पत्रकार जी हमारे हैं, ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुझे लगते हैं ज्यादा है। इनको चाहे था कि ये फेयर एनालिसिस करें, ये फेयर एनालिसिस करें। रफीक साहब, मैं देश का स्पोक्स पर्सन हूं। पीओके पे बताइए, पीओके पे बताइए। आप तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ठीक है, कोई बात नहीं। देश का स्पोक्स पर्सन हूं। व्यक्तिगत आरोप आपने सुना नहीं, व्यक्तिगत आरोप मत। ठीक है रफीक साहब, फौजी परिवार से आता हूं, बड़ा रफीक महसूस करता हूं। फिर अभी विपिन जी आपको बोलेंगे, ये डिबेट यहीं रह जाएगी आप दोनों के बीच में, जो मैं नहीं चाहता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सरकार की खामियां मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम सबसे पहले खड़े होते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रफीक साहब, रफीक राठौर साहब, रफीक राठौर साहब, रफीक जी, रफीक जी, रफीक जी, रफीक जी, रफीक साहब, रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपस में चर्चा मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक साहब। रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक राठौर साहब। पीओके को लेकर क्या रिएक्शन है? अगर राजनीतिक बयानबाजी इस तरह से हो रही है, कश्मीर में बैठे एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं? पीओके हमारा हिस्सा है, बेशक उसको हमारे साथ मिलना चाहिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा यह है कि जम्मू कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर मिलकर, बल्कि चाइना के पास जो पार्ट है वो भी हमारा हिस्सा है। ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए। और जो जिस तरह से आपने लद्दाख को अलग हमसे किया, वो भी जम्मू जैसे कश्मीर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। रफीक साहब, यही तो मैंने बोला है, यही तो जो आप बात बोल रहे हैं वही बात मैंने बोली। तो मैं कैसे प्रवक्ता बन गया भाजपा का? मैं तो देश की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने कोई मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बोला? राइट नहीं मिलता उस पर मैंने आप एक बात बताइए, बड़े विनम्रपूर्वक पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैंने मोदी सरकार का गुणगान करा? क्या मैंने मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बोला? मैंने तो देश की बात करी, धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की बात करी, राष्ट्र के हित की बात करी। उन्होंने सब कुछ ठीक किया कि फौजियों के बारे में मैंने बात करी। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनका तो कोई है नहीं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में के सारे लोग अगर बीजेपी के खिलाफ वापस लेने की बात करते हैं, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। तो राठौर साहब भी तो वही कह रहे हैं कि उनकी भी राय वही, इसमें दिक्कत कहां है फिर? यानी कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा एजेंडा जिसको लेकर राजनीतिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। मैं बताता हूं प्लीज, मैं बताता हूं दिक्कत कहां है। दिक्कत उस जगह पर है जब आप यहाँ के लोगों को जब डेमोक्रेटिक राइट से महरूम किया जाता है, आप उस पर बात नहीं करते। यहाँ पर असेंबली इंतखाब 10 साल से नहीं हुए, आप उस पर बात नहीं करते। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी हमने चर्चा की थी। रफीक साहब, पिछले साल, रफीक साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पहुंचकर भी हमने चर्चा की थी और मैं खुद गया था व्यक्तिगत तौर पर, मैं बता रहा हूं आपको, इसी चैनल में रहते हुए। ऐसा नहीं हम चर्चा नहीं करते, कई बार आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, हो सकता है बातें नहीं पहुंचती हो, एक फैक्टर ये हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन वकार भट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हाँ, वकार भट्टी साहब, सवाल वही है, क्या अब पीओके की बारी है और सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में अगर ये है तो क्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी में कोई मतभेद नहीं है, सबकी राय एक है?
सर देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ, और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक चीज कह देता हूँ, दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर ये बोल देना कि उस पार पीओके को जाकर हम ले आएंगे। देखिए 370 खत्म करना मतलब वो हिंदुस्तान का एक कानून था जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ही जम्मू कश्मीर को दिया था, वो आपने उठा दिया, ठीक, वो आपने उठा दिया। अब पीओके को वापस लाने के लिए आपको एक दूसरे मुल्क के दूसरे देश की आर्मी से आपको लड़ना पड़ेगा या जो सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया 2 बार, जो सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी और आपकी सेना ने किया 2 बार। देखो सर, बात नहीं करने दे रहे सर, बात करने दे प्लीज बोलिए। मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, या जंग करना पड़ेगा या बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है सर। कश्मीरी आपको दोनों तरीके से कह रहा है, या आप जंग कर लीजिए या बातचीत कर लिए। हम खुद चाहते हैं ये जो 75 साल से जिस लड़ाई में कश्मीरी मर रहा है, हम खुद चाहते हैं कि जान छूटे और ये खूनी लाइन खत्म हो जाए, और एक कश्मीर का आखिरी फैसला एक बार हो जाए, जंग कर, चाहे वो जंग से हो चाहे वो बातचीत से हो। हम तो चाह रहे हैं ना सर। अगर आपको लगता है दिल्ली में बैठकर किसी को, यूपी बिहार वाले को ये लगता है कि जंग करना आसान है, तो कर लीजिए, हमने कब रोका कश्मीरियों में? नहीं, ये क्यों कहना, देश के किसी भी हिस्से की राय। एक मिनट, देखिए मुद्दा ये है कि अगर हम इसको क्रिकेट की भाषा में समझे, आईपीएल चल रहा है इस समय, एक अटैकिंग फील्ड होती है, एक डिफेंसिव फील्ड होती है। एक मिनट विपिन तो सर, विपिन सर, मुझे आपत्ति इस बात से है कि दिल्ली में बैठकर यूपी बिहार या किसी भी स्टेट का इंसान पीओके के बारे में राय क्यों नहीं रख सकता है? और जब कश्मीर पर कबीलाई पठानों ने आक्रमण किया था, तो क्या ये देश के हिस्से के लोग भारतीय सेना में, फौज में लड़ने नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान नहीं दी है? क्या सरहदों की निगरानी के लिए वो तैनात नहीं रहते हैं? किसी भी स्टेट के लोग, आपने जिन स्टेट का नाम लिया उसका भी, और जिनका नाम नहीं लिया उनका भी। तो अगर जान देने के लिए तैयार रहते हैं तो राय क्यों नहीं दे सकते? जान बड़ी है, राय बड़ी? उसी पे 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं सर। उसका मसला ये है कि जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा लोग हाल ही 87 के बाद मारे गए हैं। अगर आप 47 से बात करेंगे तो लाखों लोगों की जाने गई हैं। उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के सेना के जो नौजवान हैं वो भी मारे गए। एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि कोई भी नौजवान, कोई भी माँ का बेटा, कोई भी बाप बेगुनाह कत्ल ना हो, चाहे वो उस पार ये हर कोई चाहेगा, ये मानवता वाली बात हर कोई चाहेगा भट्टी साहब। लेकिन देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से के बारे में उतनी ही मजबूती से बात रख सकता है जितना किसी देश के दूसरे हिस्से में बैठकर शख्स राय रखता है। ऐसा नहीं है कि डाउन साउथ में केरल में कोई शख्स बैठा है तो वो टॉप ऑफ नॉर्थ कश्मीर के बारे में अपनी राय नहीं रखेगा। बहुत छोटा सिलेक्शन दीजिएगा फिर। देखिए मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा और बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, और ये भी मैं मजबूरी में बोल रहा हूं यहां पर। देखिए अगर हम लोग मुद्दा उठाते, चर्चा पे रहना चाहिए, अगर मैं मुद्दा उठाता कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ 90 के दशक में कि अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबको हक है, और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट लॉजिकल लेवल की बात करते हैं, और ये यहाँ पर तो पूरा देश का साथ होना चाहिए। ठीक है अर्शप्रीत जी, ये बीजेपी का एजेंडा आपने सुना, बयानबाजी भी लगातार आपने सुनी। कांग्रेस का रुख क्या है पीओके को लेकर? और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप लोग भी ऐसा वादा कर सकते हैं आज की तारीख में कि हम भी 6 महीने में पीओके को भारत में शामिल करा लेंगे, या इतनी डेडलाइन हम दे रहे हैं, इसके लिए हम भी कदम उठाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाल तो ये है, वो अंग्रेजी में कहावत है ना सब कि बिग टॉक नो एक्शन एट ऑल व्हाटसोएवर। ये भारतीय जनता पार्टी के हालात, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करना कुछ भी नहीं है। लेकिन 370 को लेकर भी तो इसी तरह का रुख रहा करता था हर्ष जी। उसके बाद 370 के बाद अगर हालात बहुत बढ़िया हुए हैं तो कैंडिडेट तो उतार देते भारतीय जनता पार्टी वाले। इतना डर और इतनी घबराहट क्यों है जम्मू कश्मीर के लोगों से? और भारतीय जनता पार्टी को तो यही नहीं पता कि वहां पे सीटें कितनी हैं। जम्मू से इनके प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे हमने 3 कैंडिडेट उतारे, जम्मू में 3 सीटें नहीं है, 2 सीटें हैं भाई साहब। यहाँ से जी मैं पहले कह चुका हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपने सुना ध्यान से। चलिए ठीक है, आपसे आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। सुन लीजिए, लोगों ने वो देख लिया, सुन लिया, मुझे दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात सुनिए, और लोग रिवाइंड करके देख लें और साहब भी रिवाइंड करके देख लें। तीसरी बात सुनिए साहब, कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ में क्या है आपको बता दूं। बीजेपी साउथ में हो गई है साफ, नॉर्थ में रह जाएगी हाफ। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस क्रॉस करेगा 300 पार। ये
बेसिकली इज गोइंग टू चलिए बी द ठीक है, फेट ऑफ आपका ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ बयान दे रही है, वादे कर रही है। कांग्रेस एक पार्टी और का चीज इंडिया बता अलायंस दूं, का एक और इंडिया चीज अलायंस बता का दूं। क्या मैं- स्टैंड है? मैं- मैं आऊंगा विजय जी, मैं एक और आऊंगा। चीज बता अर्श दूं, जी, one- अर्श जी, छोटा सा मैं आता हूं, एक मैं सेकंड, विजय सुन जी इसके लीजिए, बाद ही सुन आऊंगा। लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ। सो मैं ये अब कह रहा हूँ, ये इंडिया अलायंस सर्जिकल कहीं स्ट्राइक नहीं की है। बात करते हैं। 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पीओके में कांग्रेस पार्टी के वक्त। तो जरा आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मेरा सवाल, विकास अगर बीजेपी हमारे टाइम 6 महीने हुआ। में पीओके एक भारत का सेकंड, हिस्सा होगा ये वादा कर रही है, कांग्रेस मैं पार्टी का रुख आपको ये क्या बात है बता रहा हूँ कि पीओके को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शोर करती है, कांग्रेस पार्टी काम करती है। ये हमने पहले भी देखा है। अगली बात देखिए, 5th फेज ऑफ नहीं, पोलिंग अर्श जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या ऐसा वादा कोई कांग्रेस भी कर रही है? कांग्रेस भी इसको लेकर कदम उठाएगी सरकार आने पर? करोड़पति कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी में। अर्श जी, अर्शप्रीत जी, एक सेकंड साहब, आपका सवाल हो गया, मेरा भी पॉइंट सुन लीजिए। कहाँ जवाब दिया आपने सर? पीयूष गोयल साहब की संपत्ति है 110 करोड़। करोड़पति कैंडिडेट्स उतरे हैं। अर्शप्रीत जी, नहीं हम कहीं और चले जाएंगे। जैसे मैंने विपिन सर को नहीं कहने दिया, नहीं, उन्होंने खुद माना नहीं, कि कश्मीरी fifth पंडितों phase वाला तो मुद्दा है, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मेरा सवाल, क्या नहीं, fifth कांग्रेस phase पार्टी भी तो का भी मुद्दा कोई है आज ऑफिशियल का। स्टैंड है इस तरह का? नहीं साहब, वक्त मेरे पास कम है, प्लीज समझिए। एक सेकंड, 5th फेज ऑफ पोलिंग आज का मुद्दा है ना साहब। बेशक तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। 2 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोयल साहब 110 करोड़, अनुराग शर्मा साहब 212 करोड़। ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है, पावरफुल। चलिए वो एडीआर की रिपोर्ट आती है, हम देखते हैं कितनी अमीरी किस जो पार्टी में। बीजेपी का विजय परिवार शर्मा है, जी उसकी जवाब दीजिए। आप गरीबों लोग को से भी बयानबाजी जगह करते हैं गुरबत, और 370 का बाकी मुद्दा अलग देखिए, था, इंटरनल इशू था। परिवार पीओके का में इशू गरीबों को जगह दूसरा होगा, नहीं वहाँ दी, मिलिट्री पावर की किसानों को जरूरत जगह नहीं होगी। दी, विजय शर्मा को जी, जगह नहीं दी, माइनॉरिटीज को भी जगह नहीं दी। विजय जी। आयुष जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये हमारे बीजेपी को उत्तर भारत की आपको पार्टी पता ही नहीं है बोलते जम्मू थे। में सीटें कितनी आज हैं, हम कब से सुन साउथ रहे हैं में आपको। इनसे ज्यादा सीटें आपको हमारी, एक सीटें सीट नहीं पता हमारी जम्मू साउथ में में कितनी ज्यादा है। है। हम साउथ में भारतीय इनसे जनता ज्यादा पार्टी इतनी मजबूत ignorant है। है, उत्तर भारत में तो इतनी कांग्रेस पार्टी negligent का नाम है। निशान ही नहीं आपको है। सीटें नहीं अब पता जम्मू में ये कितनी है आपके साहब। ना ये अच्छी आप सीट को पता आदत करके नहीं है आइए बीच में कितनी बोलने है। की, टोका टाकी इतना करने की। इतना फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। इतनी अगर ignorance आप लिखते हो तो नहीं है। सेंसिबल तरीके से आप आपको पता बैठिए, ही सुनिए, जम्मू में सीटें आप कितनी अपने हैं, हिस्से आपसे में कैसे बात बोलिए। कर ले। जब ठीक है, आपका नंबर आएगा, अर्श जी एक बार सुन ठीक है ना? लीजिए। अर्श जी एक बार तो सुन लीजिए। अब आप मुझे बताइए, कश्मीर के टुकड़े किसने करवाए, सीटें किसने पता खोया? करके आए पहले कांग्रेस आप। पार्टी ने। सीटें पता करके पंजाब आए का हिस्सा कितनी किसने हैं। खोया? कांग्रेस पार्टी ने। जम्मू कश्मीर बंगाल में का हिस्सा सीटें किसने कितनी खोया? हैं, पता कांग्रेस करके पार्टी आओ। ने। देश के और टुकड़े कश्मीर करने वाले, में कैंडिडेट धर्म के क्यों नहीं आधार उतारे, पर इसका टुकड़े करने जवाब वाली दो। कौन है? कांग्रेस इतना पार्टी। डर क्यों? हमारे इतनी फौजियों के बौखलाहट सरकार के क्यों? ले जाने वालों के हम इतनी घबराहट क्यों साहब? कांग्रेस कश्मीर पार्टी के लोगों से आपके डर क्यों राजनेता लगता है? कहते हैं हम आएंगे तो कश्मीर से डर क्यों 370 के लगता है? बारे में कैंडिडेट क्यों सोचेंगे। नहीं दिया? आप देशद्रोहियों के साथ, आप मोदी जी का विरोध अरे करते हैं, आप देशद्रोहियों के साथ चले गए। आप बताइए, अरे आप पाकिस्तान कुछ तो कौन गया शर्म था? कीजिए, कम से कम देश का पाकिस्तान नुकसान तो मत मुबारकबाद कीजिए। कौन देने गया था? मुफ्ती शमून कासमी जी, कासमी साहब, देखिए किस तरह से एक तरफ 30 ये साल तस्वीर है बाद जहां मतदाता कश्मीर में बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है और एक तरफ कश्मीर का एक हिस्सा पीओके भारत का हिस्सा, उसका मुद्दा चुनावी रण में है। तो ऐसा है कि ये 10 कश्मीर साल में में कैंडिडेट कुछ नहीं नहीं कर उतारेंगे लेकिन बाकी जगहों से मुद्दा बनाए। 10 साल में क्यों नहीं कासमी किया साहब, जी? पिछले कासमी 10 सालों में साहब, क्यों नहीं अर्श किया? जी, पिछले प्लीज, 10 अर्श जी, प्लीज। साल क्या कासमी कर साहब, रहे थे? कासमी साहब, 10 साल सो रहे थे? कासमी साहब को सुनाइए। क्यों मेरी 10 साल भारत माता क्या का कर रहे थे अपमान आप? किया था कि कासमी साहब को वहाँ सुनाइए। होता है, बंजर कासमी साहब को जमीन है। सुनाइए। 10 साल क्या इस कर तरह रहे से थे भारत आप? माता का अपमान किया जाता है। 10 साल कहाँ पे थे आप? मुफ्ती तो कासमी आप साहब को किस सुनाइए। मुझसे बातें अगर कर रहे हो? कासमी जी, आप सुन पा रहे हैं आपने लाखों मेरे फौजियों की शहादत विजय जी, दी। एक मिनट रुक जाइए। विजय जी रुक जाइए। आपके वादे कांग्रेस ने 60 साल कौन के मापदंड अंदर है? इस ठीक है, देश ठीक। को बर्बाद किया। मुसलमानों की 25 लाख से ज्यादा 1947 के बाद और 2014 से पहले जो हत्याएं हुई हैं मुख्तलिफ झगड़ों में, सांप्रदायिक दंगों में, उसमें कांग्रेस के हाथ सने हुए हैं और कांग्रेस ने वो काम किया है जो एक देश मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, करता है, वो कासमी साहब। कांग्रेस का काम है। मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ना, काटना, ये कांग्रेस का काम था। आज भारतीय ठीक है, जनता विपिन सर, पार्टी आखिरी सवाल आपसे। बगैर किसी भेदभाव आज के मुसलमानों पाकिस्तान की के हालत साथ और आज के वो भारत की मुख्य धारा से स्थिति, जोड़ रही क्या हम है उस और स्थिति में है कि हम कश्मीर का पाकिस्तान पर भी नौजवान नजर ये समझ रखें रहा उस है। हिस्से पर जो हमारा अभिन्न अंग रहा है और जो पिछले 7.5 दशकों से हमारा अंग तो रहा कथित तौर पर, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे पास नहीं है। बहुत छोटा सा रिएक्शन। आयुष जी, हिंदुस्तान जाना जाता है कि हम लोग अमन पसंद मुल्क हैं और यहाँ पर हम लोग हमेशा डायलॉग और डिस्कशन में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम क्या करें, जब हमारे पड़ोसी मुल्क बाज आने का नाम नहीं लेते तो वहां पर उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। ये मजबूरी समझिए, कंपल्शन समझिए। लेकिन यहां पर इसीलिए मैंने उदाहरण दिया अटैकिंग फील्ड और डिफेंसिव का। हम लोग पहला
पहला हमारा होता है कि हम संधि करें, अच्छे तरीके से अच्छे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ नाते रखें, लेकिन अगर बार बार
वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते और बाज नहीं आते, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग मूर्दर्शक बन के बैठेंगे? तो यही कारण है कि यहां पर अगर सरकार की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से बात बोली जा रही है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, भूलना नहीं चाहिए, और यहां पर हमने कमर कस ली है और ठान ली है कि यहां पर अगर हम लोग दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। चलिए।